हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि इंटरचार्ट हाउस ओवरले के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। इंटरचार्ट हाउस ओवरले को कैसे बनाना है ये सब आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको इंटरचार्ट हाउस ओवरले कैसे बनाना है और अपने पार्टनर का इंटरचार्ट हाउस ओवरले बना के उसके बाद इस वीडियो को देखिए सो दैट आप इजीली कंसेप्ट को समझ के अप्लाई कर सकें और इजी अंडरस्टैंडिंग हो आपकी। तो इस वीडियो में हम आपके पार्टनर के असेंडेंट को आपके 12 हाउसेस पे, आपकी कुंडली के 12 हाउसेस पे ओवरले करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट आता है। तो फर्स्ट वन, अगर आपके पार्टनर का असेंडेंट फर्स्ट आपके असेंडेंट के साथ अलाइन हो रहा है, यानी कि आप दोनों का सेम असेंडेंट है, तो क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आपको पता ही है, फर्स्ट हाउस या असेंडेंट इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट, विच मीन्स आपकी पर्सनालिटी और टेम्परामेंट काफी मैच करता है। यस, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप दोनों के लॉर्ड्स, असेंडेंट के लॉर्ड्स कहाँ बैठे हैं, बट मोर और लेस दिस इज अ वेरी गुड, वेरी फेवरेबल कॉम्बिनेशन जिसमें आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी आती है। नीचे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, मैंने टेम्परामेंट और पर्सनालिटी के बेसिस पे जो आपका सपोर्ट मीटर है उसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं। दिस इज वेरी सपोर्टिव कॉम्बिनेशन। फ्रिक्शन यूजुअली इस कॉम्बिनेशन में नहीं देखा जाता और यहाँ पे बस एक छोटी सी रिस्क फैक्टर आता है, वो आता है मोनोटोनिसिटी। बिकॉज आप दोनों सेम असेंडेंट के हैं तो ऐसा होता है कि दोनों बहुत सिमिलर टेस्ट होते हैं, बहुत सब कुछ बहुत सेम होता है एंड यू नीड अ लिटिल चेंज, जो कई बार थोड़ा सा मिसिंग होता है। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी फेवरेबल एंड अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। इस केस में अगर आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके सेकंड हाउस में फॉल कर रहा है तो क्या होता है। सेकंड हाउस होता है फैमिली लीनिएज का। आप जब बड़े हो रहे थे तो आपने क्या, आपको संस्कार मिले, आपने क्या सीखा, अपनी फैमिली के बैकग्राउंड से आपकी क्या इमेज बनी, वो उसके ऊपर आपके पार्टनर का असेंडेंट आना, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी और टेम्परामेंट का वहां पे आना, उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि आपकी फैमिली लीनिएज कुड बी वेरी डिफरेंट। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो तो उसमें एक आपकी फैमिली लीनिएज जो बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की पर्सनालिटी से मैच नहीं कर पाता है या डिफरेंट होता है और वहां पे एक थोड़ा सा फ्रिक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स दिए हैं। सपोर्ट इज यूजुअली सीन लेस, विच इज 2 पॉइंट्स, एंड इन फ्रिक्शन वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स। मोर फ्रिक्शन, लेस सपोर्ट, बहुत ज्यादा फेवरेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, खराब कॉम्बिनेशन भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मीडियोकर सा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर आता है वही अगेन फैमिली वैल्यूज, क्योंकि आपकी फैमिली वैल्यूज कुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर पार्टनर्स पर्सनालिटी और टेम्परामेंट। आगे चलते हैं थर्ड हाउस पे। जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके थर्ड हाउस पे फॉल करता है, दिस इज अ बेटर कॉम्बिनेशन यहाँ पे, बिकॉज थर्ड हाउस होता है आपकी करेज का, आपके पर्सनल एफर्ट्स का। जब करेज एंड पर्सनल एफर्ट्स, तो इससे क्या होता है कि जब भी आपके पार्टनर की पर्सनालिटी आपको सपोर्ट करती है, यू फाइंड योर सेल्फ मोर करेजियस। कुछ नया करने के लिए आपको एक सपोर्ट दिखाई देती है आपके पार्टनर की प्रेजेंस से, उसके होने से, उसके सिर्फ होने से आपको लगता है कि यस मैं ये काम कर सकती हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इट्स अ फेवरेबल कॉम्बिनेशन, इट कॉम्प्लीमेंट्स यू एंड हेंस आप देख सकते हैं इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि ये हाउस कम्युनिकेशन का भी है। यहाँ पे एक डिबेट होते हैं आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी वर्सेस आपका करेज, कम्युनिकेशन क्लैशेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने फ्रिक्शन को दिए हैं। अदरवाइज इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हाउस हमारा आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो होता है पीस का, होम का, प्राइवेट सेल्फ का, आपकी प्राइवेट, आप प्राइवेट एज अ पर्सन क्या है। जब आपका पर्सनालिटी, जब आपके पार्टनर की पर्सनालिटी उसके साथ मिलती है, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एज यू कैन सी मैंने सपोर्ट में 4 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे आप अपने पार्टनर को के साथ एट होम, एट ईज पाते हैं। जब भी आपका पार्टनर आपके साथ होता है आपको बहुत कंफर्टेबल, बिल्कुल एट होम जैसी फीलिंग आती है। आप कहीं भी हो बट सिर्फ उसकी प्रेजेंस से आपको एट होम की फीलिंग आती है, विच इज अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रिस्क फैक्टर ये आता है कि आप उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं। अगर वो नहीं है या थोड़े टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए वो एब्सेंस है, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको लगता है कि यू आर नॉट एट होम, यू आर एक्सपोज्ड। वो एक छोटा सा फैक्टर है, ओवर डिपेंडेंस, बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर द कंपैटिबिलिटी।
फिफ्थ हाउस जैसा कि आप जानते हैं, इट्स वन ऑफ द डिवाइन हाउसेस। ये पूर्व पुण्य भाव भी है या पास्ट लाइफ मैरिज जिसे कहते हैं, और डेफिनेटली ये रोमांस का हाउस है। यहाँ पे पार्टनर का आना इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को नेचुरली रोमांटिक पाते हैं, उसकी पर्सनालिटी से आप नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने सपोर्ट में फुल 5 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे यूजुअली फ्रिक्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। डेफिनेटली द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट इतना सा अगेन, हमने हर एक कॉम्बिनेशन के थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स निकाले हैं, और यहाँ पे भी एक छोटा सा रिस्क है, और वो है ये आइडियलाइजेशन का। आप अपने पार्टनर को आइडियलाइज करते हैं, वो एक छोटा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है। बहुत ज्यादा आइडियलाइज भी मत कीजिए अपने पार्टनर को, अगर आपके पार्टनर का असेंडेंट फिफ्थ हाउस में फॉल हो रहा है तो। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ हाउस, which is, as you can see, it is completely red. It's total friction. बहुत अच्छा हाउस नहीं है सिक्स हाउस। रोग, रिपु, ऋण, यहाँ पे एनिमीज, डिजीजेस, स्ट्रेस, इसका हाउस है ये। यहाँ पे आपके पार्टनर की पर्सनालिटी आती है। जब आपका पार्टनर आता है तो यू फील द प्रेजेंस ऑफ योर पार्टनर स्ट्रेसिंग। बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती आपको उस अपने पार्टनर के साथ रह के। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं देखा गया है। इसके साथ आप अपने पार्टनर की प्रेजेंस से ऑब्स्टेकल फील करते हैं, या आपको लगता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, योर इट्स द लाइफ इज थिंग्स आर नॉट वेरी स्मूथ, और ये डेफिनेटली एज अ रिस्क फैक्टर ये एक स्ट्रेसिंग फैक्टर है। इसको डेफिनेटली मैं एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहूंगा। नेक्स्ट सेवंथ हाउस, द मैरिज हाउस। ऑब्वियसली जैसा कि आपने सोचा ही होगा, ये बहुत ही सपोर्टिव कॉम्बिनेशन है जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके मैरिज हाउस में फॉल करता है। विच मीन्स आपको लगेगा कि आपका पार्टनर एग्जैक्टली वही है जैसा आप चाहते थे, जैसा आपकी कुंडली में है, जैसा डेस्टिनी ने बनाया है, बनाना चाहता था, बिल्कुल आपको आपका पार्टनर बिल्कुल वैसा मिला है। Again, the only risk factor is idealization. Just like fifth house, आप अपने पार्टनर को, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को या स्पाउस को बिल्कुल आइडियलाइज करते हैं, और उसकी थोड़ी सी भी एब्सेंस में आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट, जस्ट लाइक फिफ्थ हाउस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन हैव, और प्लेसमेंट ऑफ योर पार्टनर्स असेंडेंट एज पर योर चार्ट। एट्थ हाउस हम सभी जानते हैं। एट्थ हाउस अगेन स्ट्रेस का हाउस है, सडन लॉसेस, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक छोटी सी अच्छा सा फैक्टर जो ये आता है वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पे आपका पार्टनर आपको ट्रांसफॉर्म करता है, बट ट्रांसफॉर्म या चेंज ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। समटाइम्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी गुड फॉर गुड, समटाइम इट कुड बी स्ट्रेसिंग। तो यहाँ पे एक बहुत ही मिक्स रिजल्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। बट मोर और लेस ये एक बहुत ही स्ट्रगल का या हैवीनेस फील होती है, जो जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर में लिख रखा है। एक बहुत ही हैवी कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा रोमांटिक लाइफ के हिसाब से या कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। लेकिन यस, यहाँ पे आपका पार्टनर आपको बदल देता है, फॉर गुड और फॉर बैड। उसके लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, बट यस, यहाँ पे आपके पार्टनर की प्रेजेंस आपको ट्रांसफॉर्म करती है। सो अगेन, नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फ्रॉम रोमांटिक परस्पेक्टिव। नेक्स्ट हाउस में चलते हैं, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज अगेन डिवाइन हाउस, जिसको हम लक कहते हैं, फॉर्च्यून कहते हैं, धर्म, फिलोसफी का जो हाउस है वो नाइन्थ हाउस है। यहाँ पे आपके पार्टनर का आना डेफिनेटली इट इज टू डू विद समथिंग कर्म, एंड यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ पार्टनर्स असेंडेंट इन दिस। आप अपने पार्टनर के आसपास बहुत ही विजडम फील करते हैं, वैल्यूज फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। इट्स लाइक वेरी बहुत गुड फील फैक्टर आता है। और यहाँ पे एक जो रिस्क फैक्टर आता है वो है रोमांस। यस, यहाँ पे जब आपके पार्टनर का असेंडेंट फॉल करता है तो एक रोमांटिक फैक्टर को देखा गया है वो थोड़ा सा हिट लेता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स है वो मोर ऑफ टुवर्ड्स धर्म जाती हैं, राइटियसनेस की तरफ जाती हैं। आप धर्म की उन्नति के लिए या धर्म को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ना कि बहुत ज्यादा। एज यू कैन अंडरस्टैंड, रोमांस इज नॉट समथिंग विच यू सी फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। तो वो एक चीज है जो यहाँ पे आप दोनों मिलकर बहुत सारे धार्मिक कार्य कर सकते हैं, बट जहां तक रोमांस की बात आती है वो थोड़ा बहुत हिट होता है यहाँ पे। बट अदरवाइज जीरो कॉन्फ्लिक्ट, जीरो फ्रिक्शन, एज यू कैन से, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। टेंथ हाउस पे हम आते हैं। जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके टेंथ हाउस में फॉल करता है तो क्या होता है, टेंथ हाउस कर्म भाव जो है,
पब्लिक रेपुटेशन, कैरियर जो आपका है, वहाँ पे आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको आके सपोर्ट करता है आपके कैरियर में। आपको कुछ काम करना है, कुछ जॉब है या बिजनेस है, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, छोटा, घर से, कैसे भी, उसमें डेफिनेटली आपके पार्टनर की प्रेजेंस यू फाइंड सपोर्टिव। तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम देखने को मिला है। जो फ्रिक्शन का छोटा मोटा पॉइंट्स जो आता है वो आता है पेट्रनाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपका पार्टनर ओवरली आपको एडवाइस करता है या ओवरली सपोर्ट करता है जो शायद आपको नहीं चाहिए होती है। रोमांटिक पर्सपेक्टिव से भी ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। सपोर्ट बहुत मिलती है बट नॉट अ वेरी रोमांटिक सपोर्ट बिकॉज इट्स अ कर्म भाव। कर्म के पर्सपेक्टिव से, कैरियर पर्सपेक्टिव से, जो कैरियर ओरिएंटेड कपल है उनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। वो देखेंगे कि उनका पार्टनर उनको कैरियर में बहुत सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ पेट्रोनाइजिंग एक छोटा सा रिस्क फैक्टर हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चलते हैं 11th हाउस की। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 11th हाउस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट बिकॉज हम रिलेशनशिप के परस्पेक्टिव से ये वीडियो बना रहे हैं तो हम सिर्फ फ्रेंडशिप की बात करेंगे, मेनली फ्रेंडशिप की बात करेंगे, डिजायर्स एंड गेन्स की। आपके पार्टनर के असेंडेंट का यहाँ होने से यू फाइंड गेन्स, यू फाइंड फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स। बट आपका जो पार्टनर होता है दैट ही और शी इज वेरी फ्रेंडली। वो एक फ्रेंड की तरह होता है। स्पाउस से ज्यादा वो एक बहुत 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 अच्छा फ्रेंड होता है। यूं समझ लीजिए कि आपके अपने ही पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है। लगता है तो आपको लगेगा कि ये इसमें यहाँ पे जो एक हिट लेता है वो आती है इंटीमेसी। आप सब कुछ शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ, छोटी से छोटी बात भी शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ, और वो आपका फ्रेंड ज्यादा होता है। यहाँ पे भी इंटीमेसी टेक्स अ हिट। इसीलिए यहाँ पे इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ना देते हुए, वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, लेकिन फ्रॉम रोमांटिक परस्पेक्टिव अगर आपके पार्टनर का असेंडेंट 11th हाउस में पड़ता है तो कहीं ना कहीं रोमांस लाइफ आपकी हिट होती है, बिकॉज नाउ ही और शी इज लाइक अ फ्रेंड, ही और शी नोज एवरीथिंग अबाउट यू, एंड या दैट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग। चलते हैं हम अपने लास्ट 12th हाउस की तरफ। 12th हाउस में जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आता है तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 12th हाउस मोक्ष का घर है, ये बेड प्लेजर्स का भी घर है। बेड प्लेजर्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यू विल डेफिनेटली एंजॉय योर बेडरूम लाइफ। बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये मोक्ष का घर भी है, यू फील द लॉस ऑफ सेल्फ। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन को मैंने 3 पॉइंट्स दिए और सपोर्ट को मैंने 2 पॉइंट्स सिर्फ इसलिए दिए हैं बिकॉज ऑफ द बेड प्लेजर्स। बेडरूम लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो ये हुए हमारे 12 हाउसेस। अब क्विकली वापस चलते हैं हमारे एग्जांपल्स में जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, जिनके 4 पॉइंट्स थे, सॉरी जिनके 8 पॉइंट्स थे और शादी काफी अच्छी चली, लेकिन एन अनदर एग्जांपल जिसमें 26 पॉइंट्स थे और विच एंडेड अप इन डाइवोर्स। सो उन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा लेते हैं और देखते हैं कि असेंडेंट का, अब असेंडेंट के बेसिस पे अगर हम एनालाइज करें तो क्या हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट ओवरले ऑफ द हॉरोस्कोप जहाँ पे 26 पॉइंट्स थे बट इट एंडेड अप इन डिवोर्स। द इनर चार्ट इज फॉर वाइफ। एज यू कैन सी, इसमें जो हस्बैंड का असेंडेंट है वो 12th हाउस में फॉल कर रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा, 12th हाउस इज नॉट अ गुड वन। 12th हाउस में असेंडेंट का फॉल करना इज नॉट अ गुड वन। अगेन इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। और मैंने ये भी कहा था कि अगर यहाँ पे 12th हाउस में फॉल कर रहा है तो अगर हम इसको इन्वर्स करेंगे तो ये सेकंड हाउस में, अगर हम हस्बैंड के चार्ट को इनर करेंगे और वाइफ के चार्ट को आउटर करेंगे तो वो सेकंड हाउस में फॉल करेगा। उसको भी देखते हैं। ये अब हम इस सेकंड चार्ट में, अब हमने हस्बैंड के चार्ट को इनर किया है और वाइफ का आउटर चार्ट है, एंड एज आई सेड नाउ असेंडेंट इज इन द सेकंड हाउस। अगेन सेकंड हाउस में भी कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आती हैं। 8 12th हाउस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं वो लूजिंग सेंस ऑफ सेल्फ। So yeah, so these were the kind of conflicts. Just on the basis of ascendant, we got a clear picture, a better picture that yeah, probably this marriage is not going to work. Second example को देखते हैं जहाँ पे भकूत, जहाँ पे सॉरी गुण मिलान के हिसाब से सिर्फ 8 पॉइंट्स थे। क्या वहाँ पे कुछ बेटर सपोर्ट मिलता है हमें असेंडेंट के हिसाब से? लेट्स सी। यहाँ पे अगेन जो इनर चार्ट है वो वाइफ का है और जो आउटर चार्ट है वो हस्बैंड का है। यहाँ पे देखते हैं असेंडेंट फोर्थ में है। सी, गुड कॉम्बिनेशन। 4 10 का कॉम्बिनेशन। अभी मैं सेकंड चार्ट दिखाऊंगा उसमें असेंडेंट 10th में जाएगा। जब हम हस्बैंड के चार्ट को इनर करेंगे और वाइफ के चार्ट को आउटर करेंगे तो यहाँ पे 4th हाउस में असेंडेंट आ रहा है, विच मीन्स फीलिंग एट ईज
एट होम द कंपेटिबिलिटी इज पॉजिटिव। यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, अब अगर हम हस्बैंड के चार्ट को इनर करते हैं और वाइफ के चार्ट को आउटर करते हैं तो असेंडेंट गोज टू 10th। नाउ इन दिस केस द वाइफ एक्चुअली सपोर्ट्स द हस्बैंड प्रोफेशनली। भले ही वो काम ना करते हो या करते हो, इट द प्रेजेंस ऑफ द वाइफ एक्चुअली मेक्स द पर्सन्स कैरियर ग्रो एंड सपोर्ट। सो दोनों ही तरीके से सपोर्ट है, 4th हाउस से भी और 10th हाउस से भी। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो देखा हमने, अगेन हम कमिंग वी आर कमिंग बैक टू बैक अगेन टू अवर पॉइंट दैट 36 गुण मिलान सिस्टम इज नॉट एवरीथिंग। एंड अगर हम बाकी चीजों को थोड़ा थोड़ा भी देखना शुरू करें, इट गिव्स अ बेटर एंड अ क्लियर पिक्चर। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, जो मैं आपको, अगर आपने इस वीडियो में एक चीज नोटिस की हो, आई एम नॉट श्योर, कुछ लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं। जैसे जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके सेकंड हाउस में है, तो ऑटोमेटिकली आपका असेंडेंट आपके पार्टनर के 12th हाउस में हो जाएगा। करके देखिए, इट विल बी लाइक दैट। सो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बनेगा 2-12 का कॉम्बिनेशन। जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत रिसर्च करते रहते हैं, वो ये उनको ये पता होगा ये 2-12 का कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो वन, when your partner's ascendant sorry yes when your partner's ascendant in your second house, your ascendant will be in your partner's 12th house। देख रहे हैं, दोनों में सेम ही पॉइंट्स मिलते हैं। सेकंड हाउस में भी पॉइंट्स 2 और 3 हैं, और 12th हाउस में भी पॉइंट्स 2 और 3 हैं। सिमिलरली, अगर आपके आपके पार्टनर का असेंडेंट आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में है, तो आपका असेंडेंट आपके पार्टनर की कुंडली में 11th हाउस में होगा। 3-11 का कॉम्बिनेशन। सो एज यू कैन सी, 2-12 का कॉम्बिनेशन इज मोर फ्रिक्शन, लेस सपोर्ट। 3-11 का कॉम्बिनेशन इज स्लाइटली मोर सपोर्ट, लेस फ्रिक्शन। और उसके बाद आते हैं 4 और 10 का। जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके 4th हाउस में है, इन दैट केस आपका असेंडेंट आपके पार्टनर के 10th हाउस में फॉल करेगा। आप ये करके देख लीजिए, और इसमें सपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो 2-12 में कम सपोर्ट, 3-11 में थोड़ी सी ज्यादा सपोर्ट, और 4 और 10 में और ज्यादा सपोर्ट। इसके बाद आप समझ ही गए होंगे, मैं आ रहा हूँ 5 और 9 पे। जब आपके पार्टनर का 5th हाउस में फॉल करता है, उस केस में आपका असेंडेंट आपके पार्टनर के 9th हाउस में फॉल करेगा। फुल सपोर्ट। 5 and 9 कॉम्बिनेशन, इसको डिवाइन कॉम्बिनेशन माना जाता है। 5 and 9 कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली ब्यूटीफुल। इसमें फुल सपोर्ट दोनों साइड से। यहाँ पे उसके बाद हम आते हैं 6 और 8 का कॉम्बिनेशन। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जब आपका असेंडेंट आपके पार्टनर के 6th हाउस में है, तो आपका असेंडेंट आपके पार्टनर के अपने पार्टनर के 8th हाउस में फॉल करेगा। दोनों ही केसेस में ये अच्छा नहीं है। और जब 7th है, तो इट विल बी ऑलवेज बी 7। अगर आपका आपके पार्टनर के 7th हाउस में है, तो आपका भी अपने पार्टनर के 7th हाउस में होगा। सेम थिंग, 7 फुल सपोर्ट, और 1 एग्जैक्टली अगेन द एग्जैक्टली द सेम थिंग, दोनों का असेंडेंट सेम है। तो ये था एक क्विक एनालिसिस। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा असेंडेंट ओवरले ओवर 12 हाउसेस। मैंने एग्जांपल्स डिस्कस किए, और साथ में उनके कॉम्बिनेशंस 2-12, 6-8 के कॉम्बिनेशन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सन ओवरले ओवर योर 12 हाउसेस, योर पार्टनर्स सन ओवरले ऑन योर 12 हाउसेस, और उनका क्या इम्पैक्ट आता है, और उससे हमें क्या एक बेटर कंपेटिबिलिटी के परस्पेक्टिव से आइडिया मिलता है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।